हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज हम रेट 2022 के लिए साइकोलॉजी की नई क्लास लेकर के आए हैं, जिसके अंदर हम क्या है ब्रूनर का संरचनात्मक सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ा था। ठीक है, जीन पियाजे का सिद्धांत की 53 मिनट के लगभग वीडियो बनी थी हमारे पास। उसमें से कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना न के बराबर है, क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चनों को, सारे कॉन्सेप्ट को क्या है एक ही वीडियो के अंदर मैंने समाहित करने की कोशिश की है। ठीक है, बाकी सारे सिद्धांत भी हम उसी तरीके से पढ़ेंगे। तो आइए आज हम नया सिद्धांत पढ़ते हैं, और ये भी क्या है संज्ञानवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ब्रूनर का संरचनात्मक सिद्धांत। इसके प्रतिपादक जो हैं जेरोम ब्रूनर हैं। ठीक है, इनके सिद्धांत का नाम संरचनात्मक सिद्धांत है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद इसकी दो पुस्तकें सार्वधिक चर्चा के अंदर रही, उन पुस्तकों के हमें नाम भी याद रखने हैं। ठीक है, वैसे पुस्तकों के नाम रेट में नहीं पूछे जाते, लेकिन जब हम इसे पढ़ ही रहे हैं तो इस पुस्तकों को भी हम इसके साथ ही पढ़ लेते हैं। तो देखिए भाई, इसमें क्या है, पहली पुस्तक जो इनकी है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, और दूसरी पुस्तक जो है द रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये दो पुस्तकें जो है इनकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी, बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी। ठीक है भाई, इसमें क्या है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन में इन्होंने संरचनात्मक सिद्धांत के बारे में, इसकी जो बच्चा किस तरीके से अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है, उन्होंने 3 स्तर बताए थे या 3 स्टेज बताई थी, 3 अवस्थाएं बताई थी। वो अवस्थाएं कौन कौन सी है उसको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले इसके अंदर हमें कुछ बातें याद रखनी है कि जेरोम ब्रूनर जो था उसने अपना सिद्धांत का आधार जो है मुख्य 2 क्वेश्चनों को बनाया। ठीक है, उसके माइंड में 2 क्वेश्चन आ रहे थे बार बार कि शिशु किस ढंग से अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से बताते हैं, यानी शिशु जो भी कुछ अनुभव करता है अपनी अनुभूतियों को, ठीक है, अपने मन के विचारों को वो किस तरीके से क्या है दूसरों के सामने प्रस्तुत करता है, इनके बारे में इन्होंने रिसर्च की। और दूसरा है शैशवावस्था और बाल्यावस्था में बालकों का मानसिक चिंतन कैसे होता है, कि शैशवावस्था और बाल्यावस्था में बालक जो है वो मानसिक चिंतन किस प्रकार से करता है, ये भी हमें किसने बताया था, जेरोम ब्रूनर ने बताया था। ठीक है भाई, तो इन दोनों क्वेश्चनों को आधार बना करके इसने अपना सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया। और ब्रूनर के अनुसार, ठीक है, ये बात आपको मोस्ट याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बात। ठीक है, आपको ध्यान रखनी है कि ब्रूनर के अनुसार प्रत्येक ज्ञान की एक निश्चित संरचना होती है। ये ज्ञान को एक संरचना में मानता है। ठीक है, ये ज्ञान जो भी कोई हम ज्ञान ग्रहण करते हैं उसके पीछे एक निश्चित संरचना होती है। ठीक है, ज्ञान जो है वो एक संरचना के तौर पे हम ग्रहण करते हैं। तो प्रत्येक ज्ञान की एक निश्चित संरचना होती है, अतः बालक को उस संरचना से अवगत कराना चाहिए। ये कहता है कि ज्ञान की क्या है एक संरचना होती है, और बालक को क्या है हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस संरचना से हम क्या है उसे अवगत कराया जाए। ठीक है, जब उस संरचना से अवगत करा देंगे तो वो आसानी से सीख पाएगा। तो संरचना के द्वारा सीखा गया ज्ञान बालक स्थायी रूप से ग्रहण कर लेता है, ये बात आपको ध्यान रखनी। उसके बाद बालक अपनी ये जो लाइन लिखी हुई है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछी जाती है कई बार। ये सीधे लाइन बना के दे देती है, प्रत्येक ज्ञान की एक निश्चित संरचना होती है। ठीक है, बालक को उस संरचना से अवगत कराना चाहिए जिस संरचना के द्वारा सीखा गया ज्ञान जो है बालक स्थायी रूप से ग्रहण कर लेता है। ये कथन जो है किस सिद्धांत से संबंधित है, तो आपको बताना है ये संरचना के सिद्धांत यानी संरचनात्मक सिद्धांत जेरोम ब्रूनर को जो सिद्धांत है उस सिद्धांत से क्या है संबंधित है। उसके बाद बालक अपनी अनुभूतियों को 3 तरीके या 3 अवस्थाओं के माध्यम से बताता है। तो इन्होंने क्या है बालक के व्यवहार का अध्ययन करके, ठीक है, उनका जो किस तरीके से मानसिक चिंतन है, ठीक है, किस तरीके से वो अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है, इन सभी के बारे में रिसर्च करके इसने क्या है एक सिद्धांत दिया जिसके अंदर 3 अवस्थाएं आती हैं। पहला है हमारे पास सक्रियता की अवस्था जिसे इनएक्टिव स्टेज भी कहते हैं। दूसरा है दृश्य प्रतिमा जिसे आइकॉनिक स्टेज कहते हैं। तीसरा है सांकेतिक विधि, ठीक है, या सांकेतिक अवस्था आप कह सकते हो। ये हमारे पास सिंबॉलिक, ठीक है, सिंबॉलिक स्टेज कहते हैं इसे। तो ये बात 3 अवस्थाएं हमें याद रखनी है। क्वेश्चन इस सिद्धांत से बिल्कुल आसान क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन संरचनात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है कि ज्ञान एक संरचना के रूप में होता है, ये किसने बताया था, तो जेरोम ब्रूनर ने बताया था। किस सिद्धांत के अंतर्गत बताया, संरचनात्मक सिद्धांत के अंतर्गत बताया। ठीक है, और तीसरा जो क्वेश्चन बनेगा संरचनात्मक सिद्धांत के अंदर इन्होंने किन किन अवस्थाओं का जिक्र किया, तो वो आपको 3 अवस्थाएं याद रखनी है। बस इतना सा काम अगर आप याद रख लेते हो तो यहाँ से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो इससे अलावा क्वेश्चन बनने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, बस आपको 3-4 बातें ही ध्यान में रखनी है। उसके बाद अब सक्रियता की अवस्था जो है इनएक्टिव स्टेज, ये जो है वो 0 से 3 वर्ष तक होती है। इसका आपको आयु काल भी याद रखना है, 0 से 3 वर्ष। और इसमें क्या है बालक जो है अपनी अनुभूतियों को, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ बालक अपनी अनुभूतियों को 3 तरीके या 3 अवस्थाओं के माध्यम से व्यक्त करता है।
तो यहाँ पे पहली अवस्था है सक्रियता की, इनएक्टिव, 0 से 3 वर्ष। इसके द्वारा बालक जो है यहाँ पे अपनी अनुभूतियों को किस तरीके से व्यक्त करता है, क्रिया के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से सक्रिय रह करके। कैसे? जैसे मान लीजिए उसके सामने दूध की बोतल आती है, ठीक है भाई, दूध की बोतल आती है तो वो अपना मुंह हिलाने लगता है, ठीक है, मुंह चलाने लगेगा, हाथ पैर मारने लगेगा, उसे बोतल को पकड़ने की कोशिश करने लगेगा। तो उसकी क्रिया के माध्यम से हम जान जाते हैं कि इसे दूध चाहिए, ठीक है। तो ये किस स्थिति में बालक व्यवहार करता है? ऐसा व्यवहार सक्रियता की स्थिति के अंदर ऐसा व्यवहार करता है। दूसरा हमारे पास दृश्य प्रतिमा, ठीक है, दृश्य प्रतिमा या आइकॉनिक स्टेज है। ये जो है 3 से 12 वर्ष तक होती है। कई बुक्स में आपको 11 वर्ष मिल जाएगा, घबराना नहीं है, 3 से 12 या 11 मान सकते हो आप। इसमें क्या है, बालक प्रतिमाओं के माध्यम से या संकेतों द्वारा अभिव्यक्ति करता है, भाषा का उपयोग यहाँ पे करता है। यानी यहाँ पे बालक जो है वो अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम जो है वो भाषा को बनाता है, ठीक है, भाषा के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करता है और चीज़ों को प्रतीक बना करके याद करने की कोशिश करता है, बताने की कोशिश करता है, ठीक है भाई। इस तरीके से यानी यहाँ पे जो है इशारे के द्वारा भी समझाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए लगभग क्या है, बच्चा छोटा है, उसे क्या है, मान लीजिए उसे कहीं जाना है तो वो अपना हाथ इधर कर देगा, ठीक है, जिस दिशा में उसे जाना है तो उस दिशा में हाथ भी करेगा और कहेगा मुझे इधर ले चलो, ठीक है। तो प्रतीक के माध्यम से क्या है वो हमें क्या है अपनी अभिव्यक्ति समझाने की कोशिश करता है। यहाँ पे भाषा का प्रयोग भी स्टार्ट हो जाता है। 3 से 12 वर्ष का बच्चा जो है वो बोलने भी लग जाता है भाषा के माध्यम से। और यहाँ पे चिंतन जो है मूर्तता से संबंधित है, मतलब यहाँ पे मूर्त चिंतन होता है, ठीक है, यानी जो उसके सामने वस्तु है उसी के बारे में वो चिंतन कर पाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। तो ये जो अवस्था है वो किससे मिलती जुलती अवस्था है? तो ये जो अवस्था है ये प्याजे के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से मिलती जुलती है, क्योंकि वहाँ पे भी मूर्त चिंतन हो रहा था, यहाँ पे भी मूर्त वस्तुओं के बारे में आसानी से चिंतन कर पाता है। उसके बाद तीसरा है हमारे पास सांकेतिक विधि है। सांकेतिक विधि या फिर सांकेतिक अवस्था कह सकते हो। यहाँ पे आता है सिंबॉलिक, इसे सिंबॉलिक स्टेज भी कहते हैं। ये 11 या 12 वर्ष के बाद आती है। इसमें क्या है अमूर्तता की तरफ इनका ध्यान आकर्षित होता है, मतलब बालक जो है वो क्या है विचार, उसके मन में विचार आना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब वो चिंतन, गहन चिंतन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, 12 वर्ष के बाद। तो इसमें क्या है यदि कोई उसके सामने कोई वस्तु नहीं भी है तो भी वो उसके बारे में विचार प्रस्तुत कर सकता है, सोच सकता है, ठीक है। तो इसे हम अमूर्तता की अवस्था भी कहते हैं और इसे सांकेतिक विधि या सांकेतिक अवस्था भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये जो अवस्था है ये प्याजे के किस अवस्था से मेल खाती है? तो आपको बताना है कि जो चौथी अवस्था बताई थी प्याजे ने, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये उससे मिलती जुलती है, या अमूर्तता की अवस्था उससे मिलती जुलती है, ठीक है। तो कई बार कंपैरिजन पूछ लेता है कि जेरोम ब्रूनर के द्वारा सुझाई गई सांकेतिक अवस्था या फिर सिंबॉलिक स्टेज जो है वो प्याजे के किस अवस्था से संबंधित है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे बताना है कौन सी अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद बस ये सिद्धांत इतना सही था। उसके बाद सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं वो आपको थोड़ी ध्यान रख लेनी है कि ये सिद्धांत जो है अधिगम की पूर्व अनुकूलता पर बल देता है। अधिगम की पूर्व अनुकूलता क्या होता है कि जब भी बच्चा स्कूल में प्रवेश लेता है, ठीक है, स्कूल में जब एडमिशन लेता है तो ऐसे नहीं है कि वो बिल्कुल उसका माइंड जो है वो खाली है, वो अपने साथ बहुत सारे अनुभव लेके आता है स्कूल में, ठीक है। जो भी उसने अपने आसपास के वातावरण में जो भी ज्ञान प्राप्त किया होता है वो सारा ज्ञान जो है वो लेकर के आता है, ताकि जब स्कूल में प्रवेश करता है तब हम उसे आसानी से सिखा सकते हैं उसके पुराने ज्ञान से जोड़ते हुए, ठीक है। उसका पुराना ज्ञान जो है, हालांकि उसे नॉलेज नहीं होती, बुक्स की नॉलेज नहीं होती, ठीक है, उसे हो सकता है रीडिंग करनी ना आए, ठीक है, लिखना ना आए, लेकिन उसके पास ज्ञान एक निश्चित संरचना के रूप में उसके पास ज्ञान होता है और उसी संरचना का हम उपयोग करते हुए बालक को सिखा पाते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा हमारे पास ज्ञान की संरचना। तो ये ज्ञान की संरचना में तो बल देता ही है, ज्ञान जो है वो एक संरचना की भांति होता है, हमें उससे बालक को अवगत कराने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरा है कि क्रम और तारतम्यता, यानी सीक्वेंस के अंदर यदि आप कोई भी सूचना देना चाहते हो तो उसे आप सीक्वेंस के अंदर दीजिए, एक क्रम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने कोई भी चीज़ उठाई उसको आप इधर उधर पढ़ाने लग गए, ऐसे नहीं, आपको क्या है एक क्रम से आपको आगे चलना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। पहले आप सरल से कठिन की तरफ आप बढ़िए, ठीक है। तो क्रम का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। ये भी हमें कौन बताता है? ये हमें संरचनात्मक सिद्धांत बताता है। चौथा है पुनर्बलन। ये कहता है कि बच्चे को पुनर्बलन दिया जा रहा है तो वो कोई बहुत बुरी बात नहीं है, पुनर्बलन दे दीजिए। तो इससे क्या है, बाह्य पुरस्कार की वजह से बच्चे के आंतरिक गुणों के अंदर भी सुधार किया जा सकता है, ठीक है। जब हम बाह्य पुरस्कार देंगे, उसे कोई इनाम दे रहे हैं, तो उसके अंदर जो इच्छाएं हैं, यदि आप किसी, मान लीजिए वो सही कार्य करता है तो तब हम उसे क्या है इनाम देते हैं, तो वो इनाम जो है उसके अंदर अच्छाई को जन्म देता है, ठीक है, अच्छे कार्य करने के प्रति उसकी रुचि उत्पन्न करता है। तो इसलिए ब्रूनर ने क्या किया
ब्रूनर ने पुनर्वलन को भी महत्व दिया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद ये आप ध्यान रखिएगा, ब्रूनर प्याजे से प्रभावित हैं। ब्रूनर का जो मत है यानी जो विचार हैं वो प्याजे से मेल खाते हैं, ठीक है, प्याजे के विचारों के ऊपर ये काम करते हैं, तो इसलिए इन्हें क्या है, प्याजे से प्रभावित माना गया है ब्रूनर को। तो इसलिए इन्होंने क्या है, लगभग क्या है, वैसी स्टेज बनाई, वहाँ पे उसने 4 स्टेज बताई थी, यहाँ पे इसने 3 स्टेज बता दी, लेकिन लगभग क्या है, मिलते जुलते उससे स्टेज है, यानी अवस्थाएं प्याजे के सिद्धांत से अवस्थाएं जो है मेल खाती आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। उसके बाद इसका शैक्षिक निहितार्थ यानी शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या उपयोग है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। शिक्षा का आयोजन कक्ष में बालकों की आयु के अनुसार होना चाहिए, यानी जिस उम्र के बालक हैं उनका कक्ष उसी लेवल का बना होना चाहिए, ठीक है। जैसे छोटे बालक हैं तो उनका कक्ष में रंगीन कुर्सियां वगैरह होनी चाहिए, ठीक है, चार्ट वगैरह लटक रहे होने चाहिए, ताकि वो उनकी अध्ययन के प्रति जो है वो रुचि उत्पन्न हो सके, ठीक है। बड़े हैं तो फिर उसमें किसी और तरह का उनका कक्ष हो सकता है। उसके बाद बालक वस्तुओं का प्रतीकों के रूप में अवलोकन करके सीखता है, ये भी आपको प्रतीकात्मक सिंबॉलिक स्थिति के अंदर और आइकॉनिक स्थिति के अंदर ये आपको पता चल रहा होगा। उसके बाद है ज्ञान की संरचना, ये निश्चित ज्ञान की एक निश्चित संरचना मानते हैं, ठीक है, उसी के अनुसार ही बालक को क्या है ज्ञान दिया जाना चाहिए। और उसके बाद है मानसिक स्तर के अनुकूल नवीन शिक्षण कौशलों का विकास करना चाहिए, ठीक है भाई। ये कहता है कि जब भी आप क्या है बच्चे को मानसिक स्तर के अनुकूल आप क्या नई मेथड्स नए कौशल आप उसे सिखाइए तो बच्चा उसमें रुचि लेगा, आसानी से सीख जाएगा। उम्मीद है कि ये सिद्धांत आपको अच्छे समझ में आया होगा। बस इस सिद्धांत में आपको इतनी चीज़ें बातें याद हैं तो आप मान सकते हैं कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसे आसानी से कर पा रहे होंगे। बस आपको बेसिक नॉलेज जो सिद्धांत की ये इतनी है, ये आपको पता होनी चाहिए, और यदि आपको ये पता है तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन इस सिद्धांत से संबंधित कर पाओगे। तो चलिए आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम क्या है रीट 2022 के लिए साइकोलॉजी, साइंस और मैथ्स की क्लासेस अपलोड करने जा रहे हैं, ठीक है, और कर भी रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हैं क्लासेस। यदि आपको पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे जो नए आने वाले वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए। धन्यवाद।